Hello students, today we are going to read chapter number 7 from 7th class geography book, and the title of the chapter is Human Environment, its Settlement, Transport and Communication. So let us start. हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो डायरेक्टली क्या किसके ऊपर डिपेंड करते थे, नेचर के ऊपर। नेचर से उनको अपना खाना, कपड़े और रहने की जगह मिलती थी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे दे लर्न सो मैनी थिंग्स। उन्होंने सीख लिया कि कैसे खाना बनाना है, कैसे घर बनाना है, और कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्होंने डिफरेंट व्हीकल्स खोज निकाले, और इसके साथ साथ उन्होंने कम्युनिकेशन के भी अलग अलग मीन्स डेवलप कर लिए। ठीक है, सो इस तरह से जो डेवलपमेंट के बाद आज जिस हम ह्यूमन सेटलमेंट में रहते हैं, हमने वो चीज़ पाई। ठीक है, तो सबसे पहले सेटलमेंट होता क्या है? सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट्स वो जगहें जहाँ पर लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। अभी पढ़ा कि अर्ली ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो नेचर पर डिपेंड करते थे, मतलब रहने के लिए वो गुफाओं में रहते थे या पेड़ों पर रहते थे। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने धीरे धीरे फसलें उगाना सीखा, दे लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, उन्हें मकान बनाने की ज़रूरत पड़ी। क्यों मकान बनाने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि खेती करने के लिए उन्हें जो पानी था वो नदियों के पास मिलता था। ठीक है, सो इसीलिए उन्होंने घर बनाए उन जगहों पर जहाँ पर रिवर्स पास थी। ठीक है, सो मेन सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। क्योंकि अब जो रिवर वैलीज़ का एरिया था वो काफ़ी फर्टाइल था, काफ़ी उपजाऊ था, इसलिए वहाँ पर फसलें अच्छी होती थी, तो लोगों ने वहीं पर अपनी सेटलमेंट्स स्टार्ट की, यानी कि वहीं पर मकान बनाने शुरू किए। जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बहुत सारी जो मेजर सिविलाइजेशंस जो थी, मानव सभ्यताएं जो थी, वो रिवर वैलीज़ के आसपास ही शुरू हुई थी। ठीक है, जैसे इंडस रिवर के पास हमारी कौन सी सिविलाइजेशन फली फूली थी? सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। नियर टिग्रिस रिवर देयर वॉज मेसोपोटामिया। ठीक है, नील रिवर के पास आई थी हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और इसी तरह से होंग ही के पास हमारी आई थी चाइनीज़ सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमारी जो मेन सिविलाइजेशंस थी वो नदियों के पास ही फली फूली थी। अब क्यों नदियों के पास? सबसे पहले जब हमने खेती करना सीखा तो हमें लैंड चाहिए था, लैंड होना चाहिए इवन। तो जहाँ भी इंसान ने अपनी सिविलाइजेशंस बनाई या अपनी सेटलमेंट्स बनाई तो उन्होंने किन चीज़ों का ध्यान रखा? सबसे पहले फेवरेबल क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट उस जगह का कैसा होना चाहिए जो हमारे लिए ना ज़्यादा हार्श हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ पर सर्वाइव ना कर सकें। सेकेंडली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि हमें पीने के लिए भी पानी चाहिए, खेती करने के लिए भी पानी चाहिए, और हमारे लिए पानी जो है बहुत तरह से यूज़ होता है। तो जहाँ पानी पास था वहीं पर ह्यूमन बींग्स ने अपनी सेटलमेंट्स बनानी शुरू की। देन सुटेबल लैंड, लैंड फ्लैट होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, बहुत पथरीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड फर्टाइल सॉइल, सॉइल कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए, जिसमें अच्छी मात्रा में ह्यूमस हो, जो जिसमें फसलें अच्छी हो सके। सो इस वजह से बहुत सी सिविलाइजेशन, मोस्टली ऑल द सिविलाइजेशंस ग्रू नियर रिवर वैलीज। ठीक है, अब उसके बाद जब सेटलमेंट्स बननी शुरू हुई तो क्या था, कुछ सेटलमेंट्स जो थी वो परमानेंट थी और कुछ थी टेम्परेरी। परमानेंट और टेम्परेरी, सबसे पहले जो सेटलमेंट्स कुछ टाइम के लिए ह्यूमन बीइंग्स एक ग्रुप में रहते हैं, कुछ कबीलों में रहते हैं, और वहाँ पर कुछ टाइम उस जगह को यूज़ करते हैं, वहाँ पर फसलें उगाते हैं, यहाँ की जो वेजिटेशन है उसको यूज़ करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम दे मूव फ्रॉम दैट प्लेस। तो ऐसी सेटलमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी सेटलमेंट्स। ठीक है, ऐसी सेटलमेंट्स क्या होती हैं? टेम्परेरी सेटलमेंट्स। सो सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े वक्त के लिए होती हैं, उनको बोलते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट्स।
और जो लोग जंगलों में रहते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडे इलाकों में रहते हैं या माउंटेन्स एरियाज़ में रहते हैं, वो इस तरह की सेटलमेंट्स बनाते हैं। और इस तरह की सेटलमेंट के जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, वो या तो हंटिंग करते हैं या गैदरिंग, हंटर और गैदरर, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि एक जगह पर खेती की, कुछ टाइम बाद वो जगह जो है दैट बिकम बैरन, तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहने लगते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है, इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। सीजनल मतलब अकॉर्डिंग टू सीज़न, कि अगर जैसे बहुत ही हॉट क्लाइमेट या बहुत कोल्ड वेदर है तो वो कुछ टाइम के लिए लोग वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पेस्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन्स। जो पशु पालते हैं वो लोग क्या करते हैं, उन्हें चरागाह चाहिए होती है, घास के मैदान चाहिए होते हैं, तो क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न वो अपनी जगह बदलते हैं। तो इस तरह की जो सेटलमेंट्स होती है दैट इज़ नोन एज टेम्परेरी सेटलमेंट। अब इसके अलावा दूसरी सेटलमेंट्स कौन सी हैं, दे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। जो सेटलमेंट्स आज के टाइम पर हम लोग जो जी रहे हैं दैट इज़ परमानेंट सेटलमेंट्स। इसमें क्या है, लोग पक्के मकान बनाते हैं और वहीं पर रहते हैं। सो इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। अपने मकान बनाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर एक कन्वर्सेशन है मैरी और उसके फ्रेंड्स की। वो बात कर रहे हैं कि जैसे हम शहर में रह रहे हैं तो बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ठीक है, मैरी का बर्थडे है और उसके फ्रेंड्स से आना है, पर गुरप्रीत की वेट कर रहे हैं पर वो लेट हो गया क्योंकि जो शहर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक की वजह से वो उसका पहुँचना मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद जब देवर टॉकिंग, फिर उसके बाद प्रसाद कहता है कि हमारे विलेजेस में तो जगह तो बहुत सारी है पर हमारे विलेजेस में कोई सिनेमा हॉल्स नहीं हैं, कोई बड़े स्कूल्स या अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो जब उसके ग्रैंडफादर सिक होते हैं तो उनको शहर के अस्पताल में ही लाना पड़ता है। मतलब यहाँ पर दिखाया गया है कि शहरी और ग्रामीण जीवन के बारे में, रूरल एंड अर्बन एरियाज़। सो इस कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि सेटलमेंट्स एक तो हमने पहले पढ़ लिया कि परमानेंट और टेम्परेरी होती हैं, पर उसके बाद हमने इस कन्वर्सेशन से कंक्लूज़न निकाला कि जो हमारी सेटलमेंट्स हैं वो रूरल और अर्बन दो तरह की होती है, रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स। जो गांव हैं हमारे वो रूरल सेटलमेंट्स हैं और जो रूरल सेटलमेंट के लोग हैं वो खेती करते हैं, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स वर्क और ट्रेडिंग, इस तरह के छोटे लघु उद्योग करते हैं जो छोटे स्केल पर होते हैं। जो रूरल सेटलमेंट है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है कॉम्पैक्ट और एक होती है स्कैटर्ड। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स वो होती हैं जिसमें जो गांव के जो मकान हैं वो काफ़ी पास पास बने होते हैं, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, छोटे एरियाज़ में बने होते हैं। पर जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स हैं वो बिखरी होती है, मतलब बहुत बड़े एरिया में कुछ एक मकान होते हैं, मतलब गिनती के मकान 5-7 मकान हो गए, तो दैट बिकम्स scattered settlement. You can see in this picture, the first picture is of compact settlement जहाँ पर बहुत सारे मकान हैं और बहुत आसपास बने हुए हैं, और scattered settlement you can see in this valley जहाँ पर कुछ मकान हैं पर वो काफ़ी दूर दूर के एरियाज़ में बने हुए हैं, ठीक है। और जो स्कैटर्ड टाइप ऑफ जो सेटलमेंट है वो मोस्टली हिली एरियाज़ में पाई जाती है, या घने जंगलों में या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर मौसम जो है वो एक्सट्रीम टाइप का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे जो एरियाज़ हैं, जैसे डेज़र्ट एरिया, कोल्ड डेज़र्ट या हॉट डेज़र्ट्स, उन एरियाज़ में हमारी स्कैटर्ड सेटलमेंट्स पाई जाती हैं। अब जो रूरल एरियाज़ हैं वो अपने घर जो हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट बनाते हैं, मतलब जिस तरह का वहाँ का मौसम होता है उस तरह के वो अपने मकान बनाते हैं। अब जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर स्लैंटिंग रूफ्स यानी कि तिरछी छतें बनाई जाती हैं। यू कैन सी दिस,
तिरछी छतें बनाई जाती हैं ताकि पानी इकट्ठा ना हो छतों पर। दूसरा, वो जो जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है या पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है तो वो लोग जो हैं बैम्बू स्टिक्स के ऊपर अपने मकान बनाते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर क्या है, डंडों के ऊपर एक मकान बनाए हुए हैं, ऐसे बैम्बूज हैं और उसके ऊपर उन्होंने अपनी हट्स बनाई हुई हैं। सो इन जो रेज्ड प्लेटफॉर्म वाले जो मकान हैं इनको क्या बोला जाता है, स्टिल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज स्टिल्ट या रेज्ड प्लेटफॉर्म। उसके बाद गांव में कुछ कच्चे मकान होते हैं जिनकी छतें जो हैं दे आर ऑफ थैच्ड रूफ। थैच्ड रूफ मतलब घास फूस की बनी होती हैं, ऐसी रूफ्स होती हैं। और इस तरह के मकान जो हैं यानी कि मिट्टी की दीवारों वाले और थैच्ड रूफ घास फूस की छतों वाले जो मकान हैं वो गर्म एरियाज़ में पाए जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद कुछ ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ पर पत्थर के, मिट्टी के या स्ट्रॉज के मकान बनाए जाते हैं। अब ये तो हो गई गांव के एरियाज़ की बात। उसके बाद आता है जब हम टाउन्स की तरफ जाते हैं या सिटीज़ की तरफ जाते हैं। टाउन्स जो हैं दे आर स्मॉल और जो सिटीज़ जो हैं वो लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं मोस्टली कैसे घर बनाते हैं, इनके घर पक्के होते हैं। और यहाँ के लोगों का जो बिज़नेस है वो मोस्टली या तो जॉब्स करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं। सो here you have to write some names of villages of your towns or cities in your state। अपनी स्टेट के कुछ गाँव, शहरों और कस्बों के बारे में आपने लिखना है। ये हो गया हमारा ह्यूमन सेटलमेंट। हमने भी यहाँ पर पढ़ा कि हमारी जो सेटलमेंट है या तो वो परमानेंट होगी या टेम्परेरी। परमानेंट जहाँ पर पक्के मकान हैं, फिक्स हाउसेस हैं, और टेम्परेरी मतलब जिसमें जो लोग हैं वो टेम्परेरी सेटलमेंट्स बनाते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा अर्बन सेटलमेंट्स एंड रूरल सेटलमेंट्स, शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन। अब हमने अपनी सेटलमेंट्स बना ली, पर हमें अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमने अपने प्रोडक्ट्स कहीं दूर भी भेजने हैं, तो हमें क्या चाहिए था, हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए थी। पहले जो सेटलमेंट्स थी वो काफ़ी नज़दीक होती थी, तो बाय फीट जो पैदल चलकर भी लोग चले जाते थे या कुछ एनिमल्स की सवारी करते थे। पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, हमारी सेटलमेंट्स बहुत दूर दूर तक फैल गई, तो हमें जो ट्रांसपोर्टेशन की, यातायात के साधनों की भी ज़रूरत पड़ने लगी। ठीक है। तो पहले क्या लोग करते थे, छोटे डिस्टेंस करने होते थे तो लोग क्या करते थे, एनिमल्स से अपना सामान उठवाते थे। यानी कि जब तक व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक पैदल चलते थे, फिर उसके बाद एनिमल्स, और फिर उसके बाद जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो हमने बहुत टाइप की व्हीकल्स या गाड़ियाँ बना ली। ठीक है। In our country, donkeys, mules and bullocks and camels, mules होता है खच्चर, तो हमने अपनी कंट्री में हम डोंकीज, म्यूल्स, बुलॉक्स और कैमल्स इन एनिमल्स को यूज़ करते हैं। इन एंडेज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका llamas आर यूज्ड, और याक्स जो हैं तिब्बत में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम जो थे ये कुछ डिस्टेंस को कवर करते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, हमें लार्जर एरियाज़ को कवर करना पड़ा, तो उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयरवेज इन्वेंट हुए। सो देयर आर 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दे आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। सबसे पहले है रोडवेज। रोडवेज यानी कि सड़क यातायात, जिसमें हम जो है कुछ डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है। रोड्स कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। मेटल्ड एंड अनमेटल्ड यानी कच्ची सड़क और पक्की सड़क। यू कैन सी इन दिस इमेज देयर इज़ मेटल्ड रोड एंड दिस इज़ अनमेटल्ड रोड। ठीक है। अब रोड्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है रोड्स का, यानी कि हमने अगर एक जगह से दूसरी जगह है, वी हैव सो मैनी रोड्स
ठीक है। अब रोड्स जो हैं दे आर इजी टू बी मेड इन प्लेन एरियाज, ठीक है, पर हमने रोड्स जो हैं डेजर्ट्स में भी बनाई हैं, फॉरेस्ट में भी बनाई हैं, हिल एरियाज़ में भी बनाई हैं। मनाली लेह हाईवे इन हिमालय माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेलवेज इन द रोडवेज इन द वर्ल्ड। और इसके अलावा रोड्स जो हैं वो अंडरग्राउंड भी बनती हैं, जिनको क्या बोला जाता है, सबवे पाथ और अंडर पाथ्स। फ्लाई ओवर्स भी बने हैं, जैसे पुल है तो वो फ्लाई ओवर्स पर भी हमने सड़कों का निर्माण किया। तो रोडवेज का जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिछा हुआ है, और जो हिमालयन माउंटेन्स में मनाली लेह हाईवे इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। अब उसके बाद आ गया हमारा रेलवेज। जैसे ही इंजन का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, तो और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके बाद हमें बहुत दूर दूर तक अपना माल बेचना होता था, तो इसीलिए रेलवेज का एक पूरा जाल सा बिछा दिया गया। पहले जो मोस्टली ट्रेन्स थी देवर ऑफ स्टीम इंजन, पर उसके बाद धीरे धीरे जैसे न्यू इन्वेंशंस होती गई तो डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स आ गए, जिन्होंने स्टीम इंजन की जगह ले ली। अब सुपर फास्ट ट्रेन्स जो हैं उन्होंने जर्नी को और भी ज़्यादा आसान कर दिया है, ठीक है। सो इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड एंड इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवेज नेटवर्क, दैट इज़ इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। एशियन कॉन्टिनेंट में इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है दैट इज़ लार्जेस्ट। अब यहाँ पर बताया गया है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्तोक इन पैसिफिक कोस्ट। दिस इज़ द रेलवे लाइन दैट इज़ a largest railway line in Russia. Next is our waterways. वाटरवेज यानी कि पानी के में बोट्स या शिप्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन पुराने टाइम से ही सबसे सस्ती ट्रांसपोर्टेशन रही है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है दैट हैज़ टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी राउट्स। इनलैंड वाटरवेज जो कि नदियों के द्वारा जो नेविगेशन होती है दैट इज़ इनलैंड वाटरवेज, और समुद्र के थ्रू जो दूसरी कंट्रीज से भी हम जो ट्रांसपोर्टेशन होती है तो दैट इज़ सी राउट्स। अब यहाँ पर इंडिया का जो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड रिवर नील इन अफ्रीका। ये जो हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हैं। अब इनलैंड तो एक कंट्री के अंदर तक ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है। जो सी राउट्स हैं या ओशियनिक राउट्स हैं वो जो हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो हमने सामान भेजना होता है उसके लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर ये दे आर कनेक्टेड विद पोर्ट्स, बंदरगाहें बनी हैं जहाँ से सामान जो है दूसरी कंट्रीज़ में भेजा जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स आर Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London, Rotterdam in Europe। ये जो हैं दुनिया के कुछ फेमस पोर्ट्स हैं, कुछ फेमस बंदरगाहें हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया एयरवेज। एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये 20th सेंचुरी में जब एयरवेज का इन्वेंशन हुआ उसके बाद से ये सबसे फास्टेस्ट वे रहा है, और इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें जो फ्यूल यूज़ होता है दैट इज़ वेरी ऑफ हाई कॉस्ट, बहुत महंगा पड़ता है, इसीलिए ये बहुत महंगा है, बट फास्टेस्ट है ये सबसे ज़्यादा। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्ट्रॉम्स
मतलब ख़राब मौसम में एयरवेज जो हैं उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है। पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है, कोई रिवर्स नहीं है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की जा सके। तो एयरवेज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है कि ये उन एरियाज़ तक पहुँच सकते हैं इसके थ्रू हम जहाँ पर सड़कें हैं न रोडवेज़ हैं, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर जो है इज़ वेरी यूज़फुल इन सच एरियाज़, ठीक है। और उसके अलावा जब कई बार फ्लड आता है या नेचुरल कैलेमिटी के कंडीशन में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एयरवेज जो है सबसे इम्पोर्टेंट साधन रहता है, ठीक है। अब सम इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। अब लास्ट वन इज़ अवर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम अपने मैसेज को दूसरे पर्सन तक कन्वे करते हैं, ठीक है। अगर एक पर्सन मेरे पास बैठा है तो आई कैन कम्युनिकेट बाय टॉकिंग और एनी एक्सप्रेशन, ठीक है। पर एक पर्सन जो मुझसे दूर है, मेरे सामने नहीं है, तो उसको मैं अपना मैसेज कैसे दे सकती हूँ? आई कैन यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन का मीन्स जो काफ़ी टाइम से, पुराने टाइम से चलता आ रहा है, दैट इज़ लेटर। लेटर, पोस्ट कार्ड, ये हम भेजते थे। पर विद न्यू इन्वेंशंस, जैसे कि हमारे पास टेलीग्राफ हो गया और मोबाइल फ़ोन हो गया, उसके वजह से बहुत चेंजेस आ गए हैं हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई है तो हमारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी काफ़ी फास्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम, ये हो गया पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। पर अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचानी है या पूरी सोसाइटी को देनी है कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए मैं किसका यूज़ करती हूँ? मास मीडिया का। मास मीडिया क्या है? हमारे टीवी, रेडियो, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, ये हैं हमारे मास मीडिया। यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन को मासेस तक, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचाने का जो काम है वो हमारी मास मीडिया करती है। अब इसके बाद हमारी जो इन्वेंशंस और ज़्यादा आगे बढ़ती गई, तो हमने किस चीज़ की इन्वेंशन की? दैट इज़ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट ने कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा फास्टर कर दिया। अब सैटेलाइट से सिर्फ हम कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे, हमें बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। हमें ऑयल फील्ड्स के बारे में पता चलता है, फॉरेस्ट का सर्वे किया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट, डिज़ास्टर वार्निंग, ये सब जो हैं जो सैटेलाइट है इन सब चीज़ों में हेल्प करती है, ठीक है। अब इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भी अब भेज सकते हैं थ्रू इंटरनेट, ईमेल्स भेज सकते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फ़ोन्स हैव बीन वेरी पॉपुलर टुडे, यानी कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं आज बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। थ्रू इंटरनेट वी कैन गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बाय सिटिंग एट होम। घर बैठे बैठे हमें बहुत सारी दुनिया की हर तरह की नॉलेज हमें मिल जाती है। हमें किसी से अब पूछना नहीं पड़ता, वी कैन जस्ट गूगल इट और ट्राई टू एनी सोशल मीडिया जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमने टिकट्स चाहिए, हमें रेलवे टिकट्स चाहिए, एयरवेज़ की टिकट्स चाहिए, इवन सिनेमा या होटल में अगर हमने कोई प्री कुछ कोई बुकिंग करनी है, वी कैन डू इट वाइल सिटिंग एट होम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो पर्सन टू पर्सन, यू कैन सी इन दिस इमेज। फर्स्ट वी यूज टू टॉक पर्सन टू पर्सन, फिर हमने डिफरेंट बर्ड्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे थे। देन वी मूव टू द पोस्ट लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, ठीक है, लेटर्स। देन वी मूव टू द बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, देन टू from there we move to radio, television, telephone, computer। ये सब जो हैं they are very useful in today's time। So in this chapter we have read about different means of communication, we have read different ways of transportation or different type of settlements in this chapter।